मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उरई। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक मोटिवेशन के बारे में बताऊंगी। यह मोटिवेशन का पार्ट 1 का वीडियो है, क्योंकि मोटिवेशन बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मोटिवेशन क्या है। व्हाट इज मोटिवेशन? अभिप्रेरणा क्या है? तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है मोटिवेशन? मोटम शब्द से। मोटम का अर्थ होता है टू मूव या मोशन। मोटम का क्या अर्थ होता है? टू मूव या मोशन। हिंदी में गति प्रदान करना। क्या करना? टू मूव या मोशन का अर्थ हुआ गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा क्या हुआ? अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। क्या करता है? कार्य को गति प्रदान करता है। अर्थात अभिप्रेरणा व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? किसी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे देखा नहीं जा सकता है। ये हमने देखा अभिप्रेरणा का अर्थ। अब हम जानते हैं डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहले हैं वुडवर्थ। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अर्थात क्या मतलब है? निश्चित उद्देश्य, जैसा हमारा उद्देश्य होगा वैसा ही व्यवहार करना होता है। यह क्या है? अभिप्रेरणा। इसके बाद दूसरा है स्किनर के अनुसार। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। इसके बाद जानते हैं गुड के अनुसार। मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार गुड ने कहा है अभिप्रेरणा क्या है? गुड के शब्दों में अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसके बाद मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा क्या है? जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा है मैकडूगल ने। अब जानते हैं हम लोग अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने प्रकार के हैं? अभिप्रेरणा 2 टाइप्स की। कौन कौन? जन्मजात अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा के कई नाम हैं, अर्थात कई नामों से जन्मजात अभिप्रेरणा को जाना जाता है।
कौन कौन से हैं? जन्मजात अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, साथ ही सकारात्मक अभिप्रेरणा तथा दैहिक अभिप्रेरणा। इन सभी नामों से जन्मजात अभिप्रेरणा को जाना जाता है। दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरणा। इसके भी कई नाम हैं अर्जित अभिप्रेरणा के। अर्जित अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा तथा द्वितीयक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पहला जानते हैं जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है। जन्मजात अभिप्रेरणा में क्या होता है? इस प्रकार की अभिप्रेरणा प्राणी में जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से ही यह अभिप्रेरणा उसमें उपस्थित होती है। जैसे इसमें क्या क्या आता है? भूख, प्यास, निद्रा आदि आता है। इन अभिप्रेरणाओं को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें इस अभिप्रेरणा में बालक किसी भी कार्य को आंतरिक इच्छा से करता है। क्या करता है? जब बालक की आंतरिक इच्छा होती है तब ही वह इस प्रकार की अभिप्रेरणा करता है। दूसरा आ जाइए अर्जित अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें क्या है? जो अभिप्रेरणा हमें समाज से, लोगों से अर्थात बाहर से मिलती है उसे अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। अर्थात जो हम समाज से, लोगों के द्वारा अर्जित करते हैं वह अर्जित अभिप्रेरणा कहलाती है। यह अभिप्रेरणा बच्चे को जन्म के समय उसमें उपस्थित नहीं होती है क्योंकि इसे अर्जित करना पड़ता है। जन्म के समय उपस्थित नहीं होती है। व्यक्ति सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए इन्हें समाज से, परिवार से, विद्यालय से आदि तरीकों से अर्जित करता है। इसलिए इसे अर्जित अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा तथा द्वितीयक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। क्योंकि प्राथमिक अभिप्रेरणा तो ये होती है हमारी जन्मजात अभिप्रेरणा, इसलिए इसे अर्जित अभिप्रेरणा को द्वितीयक अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत या घटक, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें पहला क्या है? आवश्यकता। सोर्स ऑफ मोटिवेशन में पहला है आवश्यकता। आवश्यकता को इंग्लिश में कहते हैं नीड। आवश्यकता को इंग्लिश में कहते हैं नीड। इसमें क्या आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव हो जाता है। क्या होता है कि व्यक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव हो जाता है, जैसे जल, वायु, भोजन आदि। इसमें क्या क्या आएगा आवश्यकता में? जल, वायु, भोजन आदि। आवश्यकताएं क्या करती हैं? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आवश्यकताएं क्या करती हैं? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे भोजन, अगर हमें भोजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा भोजन प्राप्त करने के लिए। तो आवश्यकता क्या करती है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा आ जाइए चालक। चालक को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्स। क्या कहते हैं? ड्राइव्स। चालक क्या होता है? प्राणी की, व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित, व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती हैं। जैसे भोजन। भोजन क्या है? प्राणी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उसमें भूख चालक को जन्म देती है। किस चालक को जन्म देगी? भूख चालक को। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता व्यक्ति में किस चालक को जन्म देगी? प्यास चालक को जन्म देगी। इस प्रकार चालक क्या है? प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है चालक। अब आ जाइए उद्दीपन। उद्दीपन या उद्दीपक। उद्दीपन को उद्दीपक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको
इंसेंटिव्स कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। आवश्यकता उत्पन्न होती है तो क्या होता है, चालक उत्पन्न होता है। तथा साथ ही जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। जिस वस्तु से आवश्यकता पूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, भूख एक चालक है। भूख चालक भोजन संतुष्ट करता है। जब भूख लगेगी तो क्या होगा, भोजन चाहिए होगा तो भूख जो है शांत हो जाएगी। अतः भूख चालक के लिए जो भोजन चाहिए वो भोजन क्या है, हमारा यहाँ उद्दीपन या उद्दीपक है। अर्थात हम भोजन के रूप में जो भी ग्रहण करेंगे जैसे दूध, मिठाई, फल आदि, वो हमारे क्या होंगे, उद्दीपन होंगे। अब ये हमने देखा अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अब आइए आगे देखते हैं प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। पहला है मैस्लो के अनुसार, दूसरा है थॉमसन के अनुसार, तीसरा है गैरेट के अनुसार। मैस्लो के अनुसार, मैस्लो ने क्या बताया है कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं, जो प्रेरक हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं, जैसे भूख, प्यास आदि। दूसरा अर्जित प्रेरक, जो प्रेरक हम समाज में रहकर अर्जित करते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। इसमें क्या आता है, रुचि, आदत आदि। इसके बाद है थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ने क्या बताया है, 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, पहला बताया है स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा बताया है कृत्रिम प्रेरक। पहला बताया है स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक क्या होते हैं, ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। जैसे क्या क्या आता है इसमें, खेल, अनुकरण, सुझाव आदि। दूसरा कृत्रिम प्रेरक क्या होता है, जो प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें हम कृत्रिम प्रेरक कहते हैं। क्या होता है, जो प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें कृत्रिम प्रेरक कहते हैं। जैसे दंड, प्रशंसा आदि। इसके बाद आते हैं लास्ट में गैरेट के अनुसार। गैरेट ने क्या बताया है, 3 प्रकार के प्रेरकों के बारे में बताया है। कौन कौन से, पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। जैविक प्रेरक क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरकों को ही जैविक प्रेरक कहते हैं, अर्थात जो जन्म से ही पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक में क्या है, ये प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि। इसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या होते हैं, जो प्रेरक मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो प्रेरक मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहा जाता है। जैसे संवेग, इसमें सभी प्रकार के संवेगों को स्थान दिया गया है। संवेग तो आप जानते ही हैं, जैसे क्रोध, भय, घृणा, दुख आदि। ये हो गए आपके प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरकों का कार्य क्या होता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के स्रोत या घटक और लास्ट में प्रेरकों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट में।
जिसमें मैं आपको अभिप्रेरणा के महत्व और विधियों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।